नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मनोहर स्वागत करता हूं आप सभी को। आज दिनांक 30 जनवरी 2026 के डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के सीरीज में जो यूपीएससी बीपीएससी से लेकर के सभी एग्ज़ाम तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स हिंदी में देने की प्रयास करता है। जैसे कि आपको पता है कि डीएनए सीरीज ने कुछ दावा करना शुरू किया था, जैसे बिहार एसआई 1799 में 15 प्लस क्वेश्चन, तो 15 प्लस क्वेश्चन केवल दावा किया ही नहीं, केवल दावा के आप लोग साक्षी भी हैं। थोड़ी सी व्यस्तता के कारण हम इस पे वीडियो नहीं ला रहे हैं। बहुत जल्द ही इस पे 4 शिफ्ट हुए हैं, चारों शिफ्ट का वीडियो हम लाएंगे। आप डिटेल से उसे देख लेंगे कि डीएनए सेशन से कितने क्वेश्चन आए हैं। एईडीओ में 30 प्लस क्वेश्चन, 72वीं बीपीएससी में 40 प्लस, बीएसएससी में 30 प्लस, यूपीएससी सीएससी में 10 प्लस, आरआरबी एनटीपीसी में 15 प्लस। अब ये सब आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम गंवाए हम बढ़ते हैं आगे के न्यूज की तरफ। तो अभी समय चल रहा है जनवरी की, तो जैसे कि आपको पता है कि 1 फरवरी को होता है बजट पेश। बजट पेश होने से एक दिन पहले 31 जनवरी को होना चाहिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 3 दिन पहले कब हो गया है, 29 जनवरी को ही। तो ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 29 जनवरी को ही बजट पेश हो गया है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो गया। आर्थिक सर्वे जंक फूड के विज्ञापनों पर, हाँ आपको के जानकारी के लिए बता दूं कि आर्थिक सर्वे का वीडियो ना, इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो हम अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे ना, अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम इसका कॉन्सेप्ट भी देंगे और इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण भी देंगे, और जो सामान्य कॉन्सेप्ट है वो भी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक सामान्य न्यूज के तरह हम इसे आज के सेशन में कवर करेंगे। तो कहा है कि जंक फूड पर 6 से 11 बजे तक रोक लगेगा, है ना, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था का वह सालाना रिपोर्ट कार्ड है जो पिछले 1 साल की आर्थिक स्थिति को पूरा हिसाब किताब बताता है। जैसे कि आप घर परिवार चला रहे हैं, तो आने वाले 1 साल में हम कितना इनकम आएगा और कितना खर्चा होगा, इसकी लेखा जोखा को बजट कहते हैं। आप बजट बनाएंगे कि इतनी सैलरी पापा की आएंगे, इतनी मम्मी की आएंगी, इतना खेती से आएगा, और पिछले 1 साल में क्या आपका रिकॉर्ड रहा है और क्या उसका जो आप रिपोर्ट तैयार करते हैं वही हो जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। इसे वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक डिवीजन द्वारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो आप याद रखेंगे कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है, वी अनंत नागेश्वरम। अर्थव्यवस्था के बैरोमीटर के रूप में पहचाने जाने वाला दस्तावेज न केवल वर्तमान के हालात बताता है बल्कि भविष्य में सुधार की रास्ता भी बताता है। सबसे पहले 1950-51 में पहला आर्थिक सर्वे आया था। देश का पहला इकोनॉमिक सर्वे 1951 में पेश किया गया था। तब केंद्रीय बजट के साथ ही उसके एक सेक्शन के रूप में आता था, जबकि 1964 के बाद इसे बजट से अलग कर इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश होता है। तो चलिए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 29 जनवरी को देश की आर्थिक रिपोर्ट कार्ड यानी इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया। इस बार सर्वे सिर्फ देश की आर्थिक सेहत नहीं बल्कि देशवासियों के शारीरिक और मानसिक सेहत पहलू पर भी ध्यान खींचता है। सर्वे में जंक फूड की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई है। साथ ही सुझाव दिया गया है कि जंक फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 से रात 11 बजे तक पाबंदी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के फूड में क्या होता है, वसा, नमक और चीनी की मात्रा अधिक होती है। तो
आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये काम पहले कर चुका है। कौन? तो रात 9 बजे तक प्रतिबंध लगाया है। हम आपको पढ़ाए थे डीएनए के सेशन में भी। वो देश है ब्रिटेन। चलिए, इसके अलावा सर्वे में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है? 6.8 से 7.2, मतलब 6.8 से 7.2 जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है। इस बात को आप याद रखेंगे। कितना रहने वाला है? 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8 से 7.2 की रेंज में रहने का अनुमान है। वही महंगाई, खेती, किसानी, नौकरियों की जानकारी की सर्वे में दी गई है। सर्वे के मुताबिक 15 साल से ज़्यादा उम्र के 56.2 करोड़ रोजगार में हैं। वही सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही फ्री बीज पर चेतावनी दी गई है कि फ्री बीज देना नुकसानदायक है। जैसे कि आपको बताया कि ब्रिटेन ने 9 बजे तक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सर्वे में शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए दूध और पेय पदार्थों के प्रचार प्रसार मार्केटिंग पर कड़ी रोक लगाने की बात कही गई। बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर चिंता जताई गई है। देश में 2020 में 3.3 करोड़ से अधिक बच्चे मोटापे के शिकार हो गए और 2035 तक 8.3 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ब्रिटेन ने बच्चों के मोटापे घटाने के लिए टीवी और ऑनलाइन माध्यमों से 9 बजे तक जंक फूड पर विज्ञापनों पर बैन लगा दिया है। इनके लिए केंद्र नई फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग नीति लाने की तैयारी कर रहा है। क्या लाने की तैयारी कर रहा है? तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नई फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग। इनमें खाद्य पदार्थों के लिए स्टार रेटिंग मॉडल प्रस्तावित है। इसके तहत 1 से 5 स्टार तक दी जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य और उपभोक्ता जागरूकता से जुड़े 29 संगठन चाहते हैं इनके लिए रेटिंग सिस्टम की जगह लेबल में स्पष्ट चेतावनी दी जाए, फूड पैकेज में साफ साफ लिखा रहे। अब हम आइए देखते हैं कि ये जंक फूड पर चिंता क्यों है। क्योंकि 15 से 49 वर्ष में 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटापे के शिकार हैं। तो ये कोई कहने की बात नहीं है, आप देख सकते हैं। वैसे हम भी थोड़ा बहुत ओवरवेट है। 2020 में 3.3 करोड़ से अधिक बच्चे मोटापे के शिकार थे और 2035 तक कितने होने के अनुमान है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापे 2015-16 में 2.1 था और इसको आप देख लेंगे, है ना। बढ़ते मोटापे की वजह क्या है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी डिब्बाबंद और जंक फूड। 2009 से 23 में के बीच जंक फूड की बिक्री में 150% की वृद्धि देखी गई है। चलिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए उम्र सीमा तय होगा। तो जैसे कि आपको हम पहले भी बताए थे कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र सीमा तय किया है और बच्चों को पर सोशल मीडिया यूज पर प्रतिबंध लगाया है। तो वो पहला देश कौन बना? यहाँ आप देख सकते हैं, हमने ये पढ़ाया है आपको 28 जनवरी को, ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा देश बना है फ्रांस। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ऑनलाइन मंच जिम्मेदार बने। सर्वे के अनुसार उम्र के आधार पर सोशल मीडिया पहुंच की सीमा तय हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उम्र सत्यापन लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया। जरूरी क्यों? लंबे समय तक उपयोग अनिद्रा से चिंता बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 से नीचे की उम्र को पर कानूनी बैन लगा दिया है। तो अभी हाल ही में पर ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन लगाया है? फ्रांस ने। स्टूडेंट को साधारण फ़ोन दे। सर्वे कहता है कि डिजिटल लत से पढ़ाई, वर्क प्लेस की उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों को फ़ोन या सिर्फ पढ़ाई के लिए टैबलेट, बच्चों को साधारण फ़ोन या पढ़ाई के लिए टैबलेट दें। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 75% छात्रों का मानना है कि स्टडी करते समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से ध्यान भटकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। एआई डेटा केंद्रों में बिजली की मांग में तेज बढ़ोतरी से दुनिया में तांबे का संकट पैदा हो सकता है। एआई डेटा केंद्रों
से बिजली की मांग बढ़ने से दुनिया में तांबा संकट संभव है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा सहित कई धातुएं अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ज़रूरी क्यों है ये? इंडोनेशिया, कांगो, चिली में खदानों के बंद या बाधित होने से तांबे की कीमत में स्थिरता बढ़ी है। चलिए अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए 7 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, महंगाई पे क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक आरबीआई और आईएमएफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले साल में महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ेगी। यह 4% के तय लक्ष्य +-2% के दायरे में बना रहेगा। मतलब 6% से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये महंगाई की अनुमान लगा रहा है। खरीफ की अच्छी पैदावार और रबी की बेहतर बुआई को देखते हुए दिसंबर 2025 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई दर का अनुमान 2.6 से घटाकर 2% कर दिया है। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में पहली और दूसरी तिमाही में पहली में 3.9 और दूसरी में 4 रह सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि जीडीपी सर्वे के में अनुमान जताया जा रहा है कि अगले वर्ष फाइनेंशियल ईयर 27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, ये तो आपको हम बताएं कि 6.8 से 7.2 के बीच रह सकती है। वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और अस्थिरता के बावजूद भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। सर्वे के अनुसार चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026 में विकास दर 7.4 रहने की उम्मीद है, जो आरबीआई 7.3 के अनुमान से ज़्यादा है। अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2025-26 में कितना रहा? 7.3। कितने रहा? 7.3 रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में 6.5, 2023-24 में 8.2, 2022-23 में 7.2 और 2021-22 में 8.7। तो 2025-26 की जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान आरबीआई का है कितना? 7.3। चलिए तीसरा अनुमान नौकरी का है कि वित्त वर्ष 2026 के दूसरी तिमाही में यानी अप्रैल जून में 2025 में भारत का 15 साल से ज़्यादा उम्र के 56.2 करोड़ लोग रोजगार में थे। 2026 की पहली तिमाही की बात कर रहा है। टैक्स सुधार, नियमों के सरलीकरण और राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों के वजह से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में भर्तियां हुई है। गिग वर्क भी कमाई का बड़ा जरिया बनकर उभरा है। सरकार ऐसा इंटीग्रेट सिस्टम बनाने पर काम कर रही है जहां सारा डेटा एक जगह होगा। कंपनी की ज़रूरत और युवाओं के स्किल के बीच गैप कम करना होगा। इसके लिए स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग देने का सुझाव दिया गया है। खेती किसानी, देश की आधी आबादी खेती पर निर्भर है। इकोनॉमिक सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया है कि 2026 में एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 3.1 रहने का उम्मीद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2024-25 में अनाज की पैदावार 3320 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे कमाई को काबू में रखने जिसके महंगाई काबू में रखने में काफ़ी मदद मिल रही है। सरकार का फोकस अब केवल पैदावार बढ़ाने पर नहीं बल्कि किसानों की आय सुरक्षित करने और बेहतर स्टोरेज सुविधा पर भी है। दुनिया भर में जारी ट्रेड वार के बीच भारत अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि एक देश पर निर्भरता न हो। 5 नंबर में देखते हैं क्या है। सरकारी कर्ज। केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया। वित्त वर्ष 25 में यह जीडीपी का 4.8% रहा, जबकि सरकार ने वित्त वर्ष 2026 में 4.4 का लक्ष्य रखा था। और अब ये राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो सरकार अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करती है, उसे ही हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। बजट पर जब हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बजट पर हम एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो लाएंगे जहां पे हम बजट के
एकदम बारीकी जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। राजकोषीय घाटा यानी कमाई कम खर्चा ज़्यादा नहीं कहते हैं, थी कमाई 54 और खर्चा 58, कमाई 58 खर्चा रुपया, मतलब कमाते कम है खर्चा ज़्यादा करते हैं। तो ये 2021-22 की अगर हम बात करें तो ये राजकोषीय घाटा कितना रहा था 6.71। ये हाई रहा क्योंकि कोविड का असर था। जब सुधार होने लगा कब 2022-23 में तो 6.4 रहा, सुधार होकर के 2023-24 में 5.6 रहा और उपलब्धि अनुमान से बेहतर था। ये उपलब्धि है 2024-25 की कितना रहा 4.8, जबकि लक्ष्य अनुमानित लक्ष्य कितना है 4.8। तो आप यहाँ से दो याद रखेंगे। 2025-26 का राजकोषीय घाटा कितना है 4.4, 2025-26 का राजकोषीय घाटा कितना है 4.4, 2025-26 का राजकोषीय घाटा कितना है 4.4। चलिए विदेशी मुद्रा, दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 2023-24 में 668 मिलियन डॉलर था। ये 2024-25 में बढ़कर 701 मिलियन डॉलर पहुंच गया। यह भंडार जितना बड़ा होगा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया उतना ही मजबूत होगा। एक्सपोर्ट की में क्या स्थिति है, दुनिया भर के व्यापार में अनिश्चितता के बावजूद भारत ने कुल एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2025 में 825.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह रफ्तार वित्त वर्ष 2026 में भी जारी रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने कहा है कि अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भारत ने अपने सामानों का एक्सपोर्ट अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान 2.4% बढ़ा है। वही सर्विस एक्सपोर्ट 6.5 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फ्री बीज पे चिंता जाहिर किया है इकोनॉमिक सर्वे ने, कहा है कि बजट का 8% हिस्सा केवल नकद बांटने में जा रहा है। सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों फ्री बीज, जैसे कि बिहार में इलेक्शन था तो 10,000 रुपया दिया गया, इसे भी हम कह सकते हैं फ्री बीज है। मुफ्त की रेवड़ियों और बिना शर्त नकद ट्रांसफ़र को लेकर चेतावनी दी गई है। सर्वे में कहा गया है कि योजनाएं तुरंत राहत तो देती है, जबकि लंबे अवधि में ये राज्यों को विकास को रोक रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यों द्वारा नकद ट्रांसफर पर खर्च करीब 1.7 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 से 25-26 के बीच योजनाओं पे 5 गुना ज़्यादा खर्च बढ़ गया है। यह ट्रांसफर राज्यों के कुल बजट का 8.26 तक का हिस्सा खा रहा है, मतलब 8% से ज़्यादा का हिस्सा जा रहा है। कुछ राज्यों में तो यह उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 1.25 तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि इनमें लगभग आधे राज्य पहले से ही राजस्व घाटे में चल रहे हैं। इसलिए कह रहा है कि फ्री का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और मुफ्त की रेवड़ियों मत बांटो। चलिए, तो ये हमने देखा क्या आर्थिक सर्वेक्षण। फिर आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम क्या बता दें, आइए भैया, या हम आर्थिक सर्वे की बात करें। आर्थिक सर्वे बिहार हो या भारत, या हम बजट की बात करें, इसमें भी बिहार हो या भारत, दोनों को हम डिटेल से कवर करेंगे। छोटी छोटी बारीकी पॉइंट से भी एनालिसिस करेंगे। हो सकता है कि हम देर आए लेकिन सही कंटेंट लेकर के आए, सही और कम पढ़े और सही पढ़े, ये ज़रूरी है, ना कि हम डिटेल में पढ़ते जाएं और कुछ लक्ष्य निर्धारित ना हो। चलिए, तो अब हम देखते हैं आगे बजट। अभी हमने देखा आर्थिक सर्वे से जुड़ा हुआ न्यूज। चलिए बजट देखते हैं। कहा कि
बजट 2026 ये कब पेश होगा? तो 1 फरवरी को होगा, है ना। इसमें 5 बड़ी उम्मीदें हैं। वो कौन कौन सी उम्मीदें हैं? ये उम्मीद है केवल, ये होगा या नहीं होगा ये केवल कयास मात्र ही है, लेकिन देख लेते हैं कि क्या है। इनकम टैक्स 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री कर देगा। इनकम टैक्स की नई स्कीम में क्या है, 75,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए किया जा सकता है ना। 13 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री हो जाएगा, है ना। क्यों हो सकती है यह घोषणा? ये बात बता रहा है कि उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल यानी CII ने सरकार को सुझाव दिया है कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे छोड़ना जरूरी है। टैक्स छूट बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। सरकार पुराने टैक्स रिजीम को नए टैक्स रिजीम में बदलना चाहती है। इसके लिए नए टैक्स रिजीम को फ़ायदेमंद बनाए रखना ज़रूरी है। इसी मकसद से नई रिजीम में सैलरी पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है। दूसरा क्या उम्मीद है? दूसरा उम्मीद है कि किसान सम्मान निधि 50% बढ़ सकता है। तो किसान सम्मान निधि अभी कितना है? तो 12 महीना में 6,000 रुपये मिलते हैं, 4 महीना पे 2,000, लेकिन अब ये 9,000 किया जा सकता है। तो PM किसान योजना 6,000 से बढ़कर 9,000 सालाना हो सकती है। ये क्यों होगा? क्योंकि 2019 में योजना की शुरुआत होने के बाद से इनमें बदलाव नहीं हुआ है। 2024 में संसदीय स्थायी समिति की रकम दोगुना करके 12,000 रुपये सालाना करने की सिफारिश की थी। किसान संगठन का कहना है कि 2019 में मिल रहे 6,000 रुपये की कीमत महंगाई की वजह से 5,000 रुपये में रह गई है। इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाना चाहिए। और नवंबर 2025 में बिहार सरकार ने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने की ऐलान किया था। इससे वहाँ के किसानों की कुल 9,000 रुपये मिलेंगे और केंद्र पूरे भारत में इसे लागू कर सकता है। ये रहा वजह। तो अब हम देख लेते हैं कि ये PM किसान निधि योजना क्या है। तो ये फरवरी 2019 में लागू किया गया था। कब? फरवरी 2019 में 6,000 रुपये सालाना मिलता है, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आधार के जरिए जाता है। और वर्तमान में 11 करोड़ किसान इसके लाभार्थी हैं। चलिए, तीसरा अनुमान है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब 300+ नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो सकता है। 2030 तक रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट को ख़त्म करना चाहती है सरकार। अभी अगर हम कोई भी लोग 15 दिन खास करके दिल्ली मुंबई वाले रूट में काटे तो 100 150 वेटिंग में रहता है। तो सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक वेटिंग को ख़त्म कर दें, जिसके लिए 300 से ज़्यादा नई ट्रेनें चलाई जाएगी। पिछले बजट में रेलवे ने 2.65 लाख करोड़ रुपए का अलॉट किया था। यह अब तक का सबसे बड़ा रेल फंड है। क्यों हो सकती है ये, है ना, ये जानना जरूरी है। सरकार 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। फिलहाल पीक सीजन में डिमांड और सीट उपलब्धता के करीब 20 से 25% का अंतर रहता है। इसके लिए ट्रेनों बढ़ाने के साथ ट्रैक विस्तार भी करना होगा। ट्रेनों में रोजाना सफ़र करने वाले में करीब 2 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। चौथा अनुमान क्या है, आइए ये भी देखते हैं। PM सूर्य योजना 2 किलो वाट के सोलर पैनल पर सब्सिडी कितना हो जाएगा? 80,000। तो बजट में 2 किलोवाट तक सोलर सिस्टम की सब्सिडी 30,000 प्रति किलोवाट से बढ़कर 40,000 का ऐलान किया गया है। मौजूदा नियमों के मुताबिक 2 किलोवाट माने 2 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगाने पे 30,000 प्रति के हिसाब से 60,000 रुपये मिलता है। मतलब 1 पे 30,000 तो 2 पे 30 दूना 60,000। अगर बजट सब्सिडी 30,000 रुपये प्रति किलोवाट बढ़ाई गई तो 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर कुल 80,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी 2 किलोवाट के, यानी 20,000 रुपये की बचत। और 2 से 3 किलोवाट के बीच सिस्टम के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट है। 3 किलोवाट से ऊपर सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी 78,000 रुपये पर सीमित है। चलिए,
तो अब हम जानते हैं कि ये कुछ जानते हैं पीएम सूर्य घर योजना के बारे में, है ना। ये स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये शुरुआत कब हुआ था? 13 फरवरी 2024। कब हुआ था? 13 फरवरी 2024। जबकि किसान सम्मान निधि 2019। कब? फरवरी 2019। कुल बजट कितना रखा गया था? तब 75,021 करोड़। मकसद है देश में 1 करोड़ घरों में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना, और इसका लक्ष्य रखा गया है 2026-27 तक, ना। ये कैसे लगेगा उसके बारे में जानकारी है ना। 5वां अनुमान है कि आयुष्मान भारत 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को फायदा देगा। पीएम जय योजना का दायरा बढ़ सकता है। वर्तमान में 70 साल तक के लिए 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए है, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है। और ये क्यों घोषणा हो सकता है? क्योंकि आउटलुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 प्लस उम्र के बुजुर्गों में से 82% के पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हालांकि 70 प्लस उम्र वाले आयुष्मान में कवर है। 60 से 70 साल के बीच ऐसे बुजुर्ग जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, गंभीर बीमारियों के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करने को मजबूर है। ऐसे में सरकार उन्हें राहत दे सकती है। तो आइए जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना ये भारत में सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ABPM जय के नाम से जानते हैं, और फुल फॉर्म बोले तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये शुरू कब हुआ था? तो 23 सितंबर 2018 को। कब? 23 सितंबर 2018। ये याद रखना बहुत जरूरी है। कहाँ से? तो झारखंड के रांची से। पूरी तरह सरकारी खर्च पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम है। और इसके पात्र कौन है? तो जिसके पास कच्चा मकान है या जो भूमिहीन हैं, SC ST वर्ग के परिवार, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी लगाने वाले, और 70 प्लस के सभी बुजुर्ग, चाहे वो जो हो। कौन इसके पात्र नहीं है? तो सरकारी कर्मचारी या रिटायर पेंशनभोगी, जिसके परिवार में कोई भी इनकम टैक्स भरता हो, जिसके पास कार, ट्रैक्टर या भारी वाहन हो, जिसके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन हो। तो फाइनली 2 बड़े न्यूज़ को हमने कवर किया। पहला था आर्थिक सर्वे से जुड़ा हुआ, दूसरा था बजट से जुड़ा हुआ। तो इस दोनों न्यूज़ को हमने कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे न्यूज़ नंबर 3 की तरफ। बांग्लादेश में भारत को दी सेज भूमि रद्द। चीन अब वहाँ 850 करोड़ का ड्रोन प्लांट बना रहा है। तो ये क्या है मामला? आइए हम देखते हैं। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना, है ना। हम सारी डिटेल को जानेंगे कि बांग्लादेश में भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों था, है ना। चटगांव क्या है, और ये बांग्लादेश को ये हमें चाइना को क्या दिया, क्यों दिया, बांग्लादेश को चाइना से क्या लाभ है, सारी बातों को हम विस्तार में जानेंगे। आइए, तो बांग्लादेश के चटगांव में भारत को दी गई सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ का भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया। यूनू सरकार ने यह जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दे दिया है। लगभग 850 एकड़ में फैली इस जमीन में इस साल के अंत तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को भी राजी हो गया है। यह मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनेंगे। तो यूनू सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यूनू सरकार को चाइना ने लोभ दिया कि हम तुम्हें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो जो चटगांव का SEZ हुआ था भारत के साथ, उसे रद्द करके वो 850 एकड़ का ज़मीन किसे दे दिया? चाइना के। चटगांव प्लांट भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूरी पर है। मतलब चटगांव की बात करें तो बांग्लादेश के 100 किलोमीटर अंदर में है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा।
तो अभी दक्षिण एशिया में कौन बना रहा है ड्रोन, कौन कौन? तो एक अपने बना रहे हैं और दूसर का बाप बना रहा है, तो बेटा भी सीख लिया है, मतलब भारत और पाकिस्तान। दूसरी ओर चीन ने बीते साल बांग्लादेश को 20 J-10 CE फाइटर जेट देने की डील भी की थी। ये सप्लाई भी इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। चीन ने बांग्लादेश को पेमेंट में भी बड़ी मोहलत दी थी, वो भी जानेंगे हम इसके बारे में। हाँ, ये देखिए केवल 100 किलोमीटर की दूरी पे ही यहाँ पे पड़ता है चटगांव, यहीं पे वो अपना बना रहा है ड्रोन का प्लांट। और हम पहले इस थोड़ा चलिए देखेंगे उसको भी, जेट के बारे में। अब ये SEZ क्या था? तो ये बात है 10 साल पहले की। 10 साल पहले मतलब कब की? तो आप सभी मैथ पढ़े हैं, 2015 की बात है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में एक समझौता हुआ था। PM मोदी की ढाका यात्रा के दौरान शेख हसीना के साथ संयुक्त घोषणा में भारत के निवेशकों के लिए एक इंडियन इकोनॉमिक जोन, मतलब इंडियन इकोनॉमिक जोन IEZ स्थापित करने का फैसला लिया गया था। यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क था, जिसमें भारतीय निवेशकों को प्राथमिकता मिलती और भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट फंडिंग होता। इसके लिए चटगांव के मीरसराई में लगभग 850 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। एक और दूसरा छोटा इकोनॉमिक जोन मंगल कहाँ है? बगेरहाट में भी प्रस्तावित था। भारत को स्पेशल इकोनॉमिक जोन से क्या फ़ायदा होता? अगर डील हुआ था और रद्द कर दिया, वो चाइना को दे दिया, तो ये जानने का तो मन करता ही है कि क्या फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं। भारतीय कंपनियों के लिए विशेष सुविधा होता, भारतीय निवेशकों को प्राथमिकता मिलती, भारतीय कंपनियां SEZ में आसानी से फैक्ट्रियां लगा सकती थी, जहां टैक्स छूट, ड्यूटी फ्री, आयात माने कच्चे माल, वैट फ्री, बिजली पानी गैस आदि को में फिक्सल इंसेंटिव्स मिलते। यह भारतीय फार्मों को बांग्लादेश में कम लागत पर ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और अन्य सेक्टर में उत्पादन करने की अनुमति देता। भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलता। भारत की LOC शर्तों के तहत 85% सामान और सेवाएं भारतीय स्रोत से खरीदनी पड़ती है, जिससे भारतीय निर्यात को बड़ा बाजार मिलता। बांग्लादेश में उत्पादित सामान भारतीय निवेश से आसानी से निर्यात होता और भारत को एक्सपोर्ट प्रमोशन का फ़ायदा मिलता है। यह भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। क्षेत्र व्यापार और सप्लाई चेन में मजबूती। बांग्लादेश में भारतीय SEZ से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता, जो पहले से ही भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। चटगांव बंदरगाह के निकट होने से लॉजिस्टिक्स आसान होता, जिससे भारतीय सामान आसानी से दक्षिण एशिया और बांग्लादेश के खाड़ी क्षेत्रों में पहुंचता। क्षेत्रीय व्यापार और सप्लाई चेन में मजबूती। बांग्लादेश में भारतीय SEZ से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता, जो पहले से ही भारत का बड़ा निर्यात बाजार है। चटगांव बंदरगाह के निकट होने से लॉजिस्टिक्स आसान होता, जिससे भारतीय सामान आसानी से दक्षिण एशिया और बांग्लादेश के खाड़ी में पहुंचता। भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में सस्ती मजदूर और बाजार का फ़ायदा उठाकर कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट करती, जो वैश्विक सप्लाई चेन में भारत को मजबूत बनाता। रोजगार सृजन। SEZ भारतीय निवेश से हजारों नौकरियां पैदा होती, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्किल डेवलपमेंट होता। यह भारत बांग्लादेश आर्थिक संबंधों को गहरा करता है, जिससे कनेक्टिविटी और ट्रेड एग्रीमेंट में प्रगति होती है। अगर हम रणनीतिक फ़ायदे की बात करें तो बांग्लादेश में भारतीय उपस्थिति बढ़ने से क्षेत्रीय प्रभाव मजबूत होता है, खासकर चीन और अन्य देशों SEZ के मुकाबले बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलती है। चलिए
अब हम जानते हैं कि क्यों रद्द हुआ, है ना। यूनुस सरकार ने अगर इसे रद्द करके चाइना को देने की बात किया है तो कोई तो रीजन रहा ही होगा। तो इस फंड में केवल 1% ही उपयोग हो पाया और भारतीय ठेकेदारों ने इसे लेकर रुचि कम रही। 2024 में शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद यूनुस ने अंतरिम सरकार अक्टूबर 2025 तक परियोजनाओं को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया। जनवरी 2026 में बेजा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चौधरी आशिक महमूद बिन हाउन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की कि मीरसराय में आवंटित खाली भूमि को अब डिफेंस इकोनॉमिक जोन या मिलिट्री इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह फैसला बेजा की गवर्निंग बोर्ड मीटिंग में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने की। इसके पीछे की वजह यह है कि बांग्लादेश अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाना चाहता है। बांग्लादेश और चीन के बीच 20,000 करोड़ की जेट का डील हुआ था, है ना। 2025 में कौन J-10SCE मल्टी रोल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दी थी। 20 विमान की डिलीवरी 2027 तक की जाएगी, जिसकी कुल लागत इतना करोड़ है। ये इसकी बात करें तो 4.5 PD की तकनीक है। आइए हम इसे देख लेते हैं। J-10CE फाइटर जेट है, इसकी कीमत है 450 करोड़, है ना। अगर हम ये वजन है 9 टन, अधिकतम स्पीड 2223 किलोमीटर है, मतलब 2200 प्लस किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा। 4.5 जनरेशन का मल्टी फाइटर जेट है, हवा से हवा, हवा से ज़मीन और समुद्री मिशन में भी सक्षम होगा। चीन के चांगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CCA ने बनाया है। तो अब फाइनली हम 3 न्यूज़ को कवर किए, अब चौथा न्यूज़ को कवर करना है। इससे पहले हम थोड़ी सी पानी पी लेते हैं। चलिए, वेलकम बैक। मणिपुर भाषा की भारतीय फिल्म बंग को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा में बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी का नॉमिनेशन मिला है। तो एक बात देखेंगे कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा जानते हो? बाफ्टा फैमिली फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। तो किस फिल्म को? बोंग। और ये कहाँ की है? मणिपुरी भाषा में है, मणिपुरी भाषा में है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि 2024-25 में फिल्म से संबंधित सारी पुरस्कार को देख लेते हैं। चलिए आइए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 कहाँ हुआ? तो लॉस एंजल्स में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोड़ा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो शॉन बेकर। किस फिल्म के लिए? अनोड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी। फिल्म का नाम द बुट लिस्ट। अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, अरे हीरोइन की बात करें तो माइकी मेडिसन। किस फिल्म के लिए? अनोड़ा। तो यहाँ याद रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी कौन रहा? अनोड़ा। ये 57वां ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ? लॉस एंजल्स में हुआ, है ना। और अनोड़ा के ही निर्देशक को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड। और अनोड़ा के निर्देशक कौन है? शॉन बेकर। और अनोड़ा की हीरोइन कौन है? तो माइकी मेडिसन। 57वां ऑस्कर 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा
को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया। भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज भी भेजा गया था। हाँ, ये बाफ्टा आ गया ना, तो इसी बाफ्टा की बात हो रहा था। और हम यहाँ चले तो 57वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये कहाँ हुआ? गोवा में। जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मैं उसे कवर करते चलता हूँ। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? गोवा में। फोकस देश जापान और पार्टनर देश रहा स्पेन। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ रहा। सिल्वर पीकॉक पुरस्कार संतोष दावाखर रहा। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स रहा सीजन 2। और सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत के सिनेमा में 50 वर्ष पूर्ण होने पर मिला। 67th ग्रैमी अवार्ड 2025 संगीत के क्षेत्र में एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर बियॉन्स। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइफ अस केड्री लैमर। सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये सब छोड़िए। हाँ, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा स्त्री 2। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यारे हीरोइन कृति सैनन। 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025। ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म आई वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पामले डी और पुरस्कार जीता। इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्में ऑर्नियर दिन यात्री की 4 के वर्जन में प्रदर्शित किया गया। आइए अगला देखते हैं। फीफा अवार्ड 2025 आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्तिक आर्यन किस लिए भूल भुलैया 3। सर्वश्रेष्ठ हीरोइन नीतांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रवि किशन लापता लेडीज के लिए। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल रहा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए, है ना। आप लोग कमेंट में करेंगे कि कौन लोग इसमें से कौन कौन फिल्म देखे हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कथल। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड। 71वां तो हो गया, तो 70वां जरूरी नहीं है। नहीं 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 सॉरी 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। ये 71वां था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन रहा आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल रवि किशन लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ हीरोइन रही आलिया भट्ट जिगरा के लिए अतोड़ी के। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव रहा लापता लेडीज के लिए। लता मंगेशकर अवार्ड 2025 की अगर हम बात करें तो कुमार मंगलम बिरला को इस पुरस्कार के चौथे प्राप्त करता हुए। और प्रथम अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा अवार्ड आशा भोसले और तीसरा अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला है। लता मंगेशकर अवार्ड। अगर अन्य फिल्म पुरस्कार की हम बात करें तो मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी यूरेशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार
से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी। ग्रैमी अवार्ड 2026 के लिए नामांकित सितार वादक अनुष्का शंकर रही। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 आर.के. श्रीराम कुमार को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को। सीमांत शंकर देव पुरस्कार 2023 सोनल मानसिंह को। और जो विशेष है आप इसे पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है कि भारत का डिजिटल भुगतान सिस्टम यूपीआई अब जापान में लॉन्च होने जा रहा है। इससे जापान में क्यूआर स्कैन कर यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। ट्रायल पेमेंट नेटवर्क कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट्स फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम से होगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि यूपीआई के बारे में कि प्रमुख देश कहाँ कहाँ लगा। भूटान पहला देश बना। भूटान अपना ऊपर जो छोटा सा है बैठा हुआ। सिंगापुर, यूएई, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस यूरोप का पहला देश है। और मॉरिशस हाल ही में विस्तार हुआ है। ट्रिनिडाद एवं टोबैगो में भीम यूपीआई है ना। और एनपीसीआई इंटरनेशनल दुनिया भर में यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ा रहा है, जिससे जापान, अमेरिका और अन्य देश शामिल हैं। इन देशों में भारतीय उपयोगकर्ता अपने फ़ोन का उपयोग करके भारतीय बैंक खातों से सीधे भुगतान कर सकते हैं। तो कुल कितने देश हो गए? 1 2 3 याद रखेंगे 4 5 6 7 देश में है। और हालिया विस्तार हुआ है, ये 8वां बना और जापान लगा करके 9वां बना। कुल 9 देशों में। और पहला देश कौन है? तो भूटान। और पहला यूरोप का देश तो फ्रांस। सबसे लास्ट टाइम में कहाँ लगा? तो जापान। इतना बात को आप याद रखेंगे। कुल 9 देशों में लगा है। सबसे पहले कहाँ लगा? भूटान। और पहला यूरोपीय फ्रांस। और अभी सबसे अंतिम में जापान। चलिए, तो सेशन अपने बिल्कुल राइट टाइम से है। ये बिल्कुल मेरा प्रयास रहता है कि 1 घंटा में सेशन को कंप्लीट करें। तो अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में बच्चों पर प्रतिबंध कौन लगाया है? तो ये तो आज हम आपको बता ही दिए क्वेश्चन में, आप इसे बनाएंगे। और 3 नैनोमीटर चिप का निर्माण कब तक होने लगेगा? और अष्टभुज महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है ना? देश का पहला अखबार कौन सा है? और दुनिया की पहली एआई मंत्री, सॉरी यह मंत्री हो गया है, आप यहाँ देख लें, एआई मंत्री कौन बनी है? तो आप इसे एमसीक्यू के रूप में लगाने के लिए टेलीग्राम पर जा कर के सेम ये नाम डाल सकते हैं, सफर एजुकेशन, जहाँ से आपको ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए कल के प्रश्नों का आंसर देखते हैं। हाजीपुर बिहार में जो गंगा नदी में मिलती है वह कौन है? ये दरोगा एग्जाम में पूछा गया था। और डीएनए के सेशन में ही पढ़ाया गया था 14 को और 18 जनवरी को पूछ लिया। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। तो गंडक में लगाया। और यहाँ तपोवन महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गया जी में हुआ। और सड़क दुर्घटना के लिए कितने लाख की कैशलेस इलाज मिलेगा? तो 1.5 लाख की कैशलेस इलाज। और 25,000 मिलेगा किसे? राहगीरों को लिए, जो उसे हॉस्पिटल ले जाने में मदद करेगा। ब्रह्मांडीय सर्च इंजन क्या है? तो ये 4 दूरबीन का नेटवर्क है जो मिलकर पूरे आकाश से लगातार डेटा जुटाएगी, ब्रह्मांड का अध्ययन करेगी। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था दुबई में। तो इसी के साथ हम आज की सेशन को कंप्लीट करते हैं। उससे पहले हम आज की कुछ सूचना जान लेते हैं। ये है न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स, न्यूज़पेपर से बना हुआ शॉर्ट नोट्स है। ये अक्टूबर की है, ये नवंबर की है, ये दिसंबर की है ना। यहाँ से आप जा कर के इसे प्राप्त कर सकते हैं स्कैन करके। इस पे आप देख ही रहे हैं, या तो आप सफर एजुकेशन नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना कमेंट अवश्य दें। और कम से कम 2 अपने साथी से साझा करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।